हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आज इस क्लास में हम आप सभी के लिए 6 नवंबर ट्रिपल सी में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं आप सभी क्लास को एक बार शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें, ठीक है। और आज के ये प्रश्न हमें भेजे हैं समीर अहमद और गौतम कुमार हरदोई से। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं और आप सभी भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें, ठीक है। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। सभी आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं और सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है UIDAI का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, UIDAI का पूरा नाम क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन पहला ही आपका राइट है। और आपसे कई बार पूछेंगे कि आधार कार्ड कौन जारी करता है, तो UIDAI के द्वारा ही आधार कार्ड जारी होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मास्टर कार्ड पर CVV नंबर कितने डिजिट का होता है? आपको बताना है मास्टर कार्ड पर CVV नंबर कितने डिजिट का होता है। यहां पर सही जवाब करना है, कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? मास्टर कार्ड पर CVV नंबर कितने डिजिट का होता है? तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ध्यान रखना है 3 डिजिट का होता है CVV नंबर आपका, ठीक है। और कई बार आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि CVV का फुल फॉर्म क्या होता है। CVV का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। तो ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पीढ़ी में सबसे बड़ा कंप्यूटर था? किस जनरेशन में सबसे बड़ा कंप्यूटर था? प्रथम जनरेशन में था यानी कि प्रथम पीढ़ी में था, द्वितीय में था, तृतीय में था या चतुर्थ पीढ़ी में था? तो याद रखना है सबसे बड़ा कंप्यूटर था प्रथम जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी में सबसे बड़ा कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है, ENIAC किस जनरेशन का कंप्यूटर है? फर्स्ट जनरेशन का है, सेकेंड जनरेशन का है, थर्ड का है या फोर्थ का है? ENIAC किस जनरेशन का कंप्यूटर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, प्रथम जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था ENIAC। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन सा चीन का सर्च इंजन है? कौन सा चीन का सर्च इंजन है? Amazon, गूगल, बाइडू या याहू? यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, बाइडू, ठीक है। ध्यान रखना है, बाइडू चीन का सर्च इंजन है और बाइडू एक वेब ब्राउजर भी है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल M का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल M का उपयोग किया जाता है, बताइए। नई प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए होता है, स्लाइड को डिलीट करने के लिए करते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो कंट्रोल M का इस्तेमाल कब करते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। अगर आप नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल M का इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। RTGS में फंड ट्रांसफर करने के लिए IFSC कोड का इस्तेमाल होता है, ट्रू है कि फॉल्स? RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और इसमें अगर आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको IFSC कोड का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप सभी को जल्दी से बताना है। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है सभी क्लास को लाइक जरूर करें। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रू, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। और आपसे कई बार पूछेंगे कि IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। ध्यान रखना है IFSC कोड में IFSC कोड का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, ई प्रगति ऐप किस राज्य ने शुरू किया? ई प्रगति ऐप किस राज्य ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा?
तो सही जवाब होगा सी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, बैक स्पेस बटन टेक्स्ट को किस तरफ से मिटाता है? बैक स्पेस बटन टेक्स्ट को किस तरफ से मिटाता है? बैक स्पेस बटन टेक्स्ट को किस तरफ से मिटाता है? तो एक चीज यहां पर आपको समझना है, देखो बैक स्पेस जो बटन होता है वो टेक्स्ट को किस तरफ से डिलीट करता है? तो टेक्स्ट को ये राइट साइड से डिलीट करता है। लेकिन अगर आपसे पूछें कि बैक स्पेस बटन कर्सर के किस तरफ के कैरेक्टर को डिलीट करता है, तब इसका जवाब बदल जाएगा। एक चीज को आप समझना है, बैक स्पेस जो बटन होता है या बैक स्पेस जो की होता है वो टेक्स्ट को किस तरफ से डिलीट करता है? तो ये जो बैक स्पेस होता है ये टेक्स्ट को राइट साइड से डिलीट करता है, ठीक है। लेकिन कर्सर के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करता है। जैसे कि अभी हमारा जो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है आप देख रहे हैं, और हम इस बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे तो ये हमारा पूरा टेक्स्ट, देखो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने सेलेक्ट किया ये हमारा टेक्स्ट हो गया, जो कि लिखा है आपके सामने राइट। तो इस टेक्स्ट को अगर हमें डिलीट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैक स्पेस हम प्रेस करेंगे तो ये टेक्स्ट हो गया, और टेक्स्ट का राइट साइड कौन सा हो गया? ये वाला, है ना। यहाँ पे ये राइट साइड हो गया, तो ये राइट साइड से टेक्स्ट को मिटाता है, ये तो बात ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछें कि टेक्स्ट को जो बैक स्पेस की होता है वो कर्सर के किस तरफ के कैरेक्टर को मिटाता है, तो जो कर्सर आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है इसके लेफ्ट साइड का, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड का कैरेक्टर को डिलीट करता है। इसको भी ध्यान रखना है। तो अगर ऐसा पूछें कि कर्सर के किस तरफ को मिटाता है तो लेफ्ट साइड की तरफ मिटाएगा, और टेक्स्ट को किस तरफ से डिलीट करेगा तो ये राइट साइड से डिलीट करेगा। ओके, इसको भी ध्यान रखना है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा राइट। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड शो के दौरान माउस को स्क्रीन के बीच में ले जाकर राइट क्लिक करके मेनू बार सेलेक्ट कर सकते हैं। स्लाइड शो के दौरान माउस को स्क्रीन के बीच में ले जाकर राइट क्लिक करके आप मेनू बार का चुनाव कर सकते हैं। तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स। डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? डीएनएस का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या होता है? सिंपल सा है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। ऑप्शन आपका वी है यहां पर, डोमेन नेम सिस्टम। निम्न में कौन सी मेमोरी अस्थाई है? यहां पर आपको क्या बताना है, इसमें से कौन सी मेमोरी अस्थाई मेमोरी है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क या नन ऑफ दिस? तो सही जवाब क्या होगा? रैम होगा, ठीक है। रैम क्या है? एक अस्थाई, एक टेम्परेरी मेमोरी है, और इस मेमोरी को वोलेटाइल के नाम से भी जानते हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी रैम को भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इथरनेट किसे कहते हैं? या इसमें से इथरनेट क्या है? ऐसा भी आप बोल सकते हैं, लैन, वैन, मैन या नन ऑफ दिच। तो यहां पर करेक्ट जवाब है लैन। ऑप्शन आपका होगा फर्स्ट करेक्ट, लैन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपसे पूछा, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन 2 कामा प्रोडक्ट फिर ब्रैकेट ओपन 5 कामा 7, और यहां पर इस पूरे फार्मूले का रिजल्ट आपको बताना है। इसका जवाब क्या होगा बताइए। यहां पर जो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी है 37। देखिए आपको पता है प्रोडक्ट फार्मूला क्या करता है, आपस में मल्टीप्लाई करता है, गुणा करता है। तो यहां पर 5 और 7 की आपस में मल्टीप्लाई होगी, गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 35, 5 7 35 हो जाएगा, यानी कि 35 हो जाएगा इसकी आपस में मल्टीप्लाई। अभी जो देखो यहाँ पे लिखा है सम, तो क्या करेगा? ये सम करेगा। यहाँ पर ये जो इसकी वैल्यू जो आएगी, देखो इतने की जो वैल्यू आएगी ना, प्रोडक्ट 5, 7, इसकी वैल्यू कितनी आई है आपको पता है? 35 आई है ना, यानी कि 5 7 35, तो इसकी वैल्यू 35 आई है। और इस 35 और इधर 2, अब 2, 35 को अगर आप लिखेंगे सम, देखो आगे लिखा है सम 2, और इसको आपने 35 मान लिया क्योंकि प्रोडक्ट 5, 7 ये कितना हो गया? 35 हो गया। तो टोटल हमारा सम हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 35 और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। इसका वैल्यू 37 आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब हमारे बताने का कहना यह है कि यहां पर सम लिखा है तो हमें जोड़ना भी है। अब ये 2 को हम जोड़ेंगे प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे? इसकी जो वैल्यू आएगी, ये इसकी वैल्यू आएगी, उसको भी जोड़ देंगे। तो इसकी वैल्यू हमारी है 35 और इसमें 2 और ऐड हो जाएंगे तो 37 हो जाएगा। IPv4 कितने बिट का होता है?
IPv4 कितने बिट का होता है, बहुत बार आपको बताया है ना। तो यहाँ पर IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और V मीन्स वर्जन, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो यहाँ पर वर्जन 4 की बात हो रही है, कितने बिट का होता है 32, और अगर IPv6 पूछें तो 128 बिट का होता है। राइटर में कौन सा एक पेज का प्रकार है, राइटर में कौन सा एक पेज का प्रकार है। देखो यहाँ पर ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, पेज और सेटअप, तो इसमें पेज का प्रकार पूछा है, तो इसमें तो भाई हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा फिर, है ना, लैंडस्केप, ये पेज का प्रकार हो सकता है। ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये दो होते हैं, तो यहाँ पर बी हमारा करेक्ट जवाब है। राइटर में बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर दाएं अलाइन होता है, राइटर में जो बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर होता है वो दाएं तरफ होता है, जब भी आप कुछ लिखते हैं तो दाएं अलाइन होता है। नहीं, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं तो हमेशा जो कैरेक्टर होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है, बाएं अलाइन होता है। सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट इनमें से कौन सी है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम। सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट इसमें से कौन सी है, बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी फेसबुक, फिर आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा फेसबुक। अगला क्वेश्चन पूछा है, कैल्क स्प्रेडशीट में किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन को कहा जाता है। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कहा जाता है, बताइए। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन मैंने गलत लिखे हैं। कैल्क प्रोग्राम में किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन को कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा, नेस्टेड फंक्शन होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही गलत टाइप हुए हैं। ठीक है, तो हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। कैल्क स्प्रेडशीट में किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, हम इसको यहाँ पर डिलीट करके लिख देते हैं नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, ध्यान रखना उसे नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन टाइप हो गए धोखे से गलत। कौन सा प्रतीक डोमेन नाम को अलग करता है, अगला क्वेश्चन बताना है, कौन सा प्रतीक डोमेन नाम को अलग करता है, बताइए। तो देखो, डोमेन नाम को अलग करता है कौन सा प्रतीक, @ का सिंबल जो होता है ना, आपके ईमेल एड्रेस में जो यूजर नेम और डोमेन नेम होता है उसको अलग करने का काम कौन करता है, यही सिंबल होता है, @ का सिंबल होता है, ये दोनों को अलग करने का काम करता है। डेस्कटॉप पर न्यू आइकन बना सकते हैं, क्या आप डेस्कटॉप पर नया आइकन बना सकते हैं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए। तो बिल्कुल बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, कैल्क स्प्रेडशीट में रो और कॉलम को हाइड करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे। कौन से मेनू से आप कैल्क स्प्रेडशीट में रो और कॉलम को हाइड कर सकते हैं, और आपको हम प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं ताकि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो यहां पर हमारा सही जवाब होगा व्यू। आप व्यू मेनू में जाकर, ठीक है, रो और कॉलम को हाइड कर सकते हैं। अब आपको अपने कैल्क प्रोग्राम में आना है, यहाँ पर व्यू में जाना है और नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, देखेंगे आप यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइंस का ऑप्शन है, अगर हम यहाँ पर इसे हटा देंगे तो यहाँ पर आपके रो एंड कॉलम देखो हाइड हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो ग्रिड लाइंस होती हैं वो हमें शो नहीं हो रही हैं, बिल्कुल ब्लैंक पेज आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ब्लैंक पेज आपको दिखाई दे रहा है, इसको वापस लाने के लिए व्यू पर जाना होगा और यहाँ व्यू ग्रिड लाइंस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे ये रो एंड कॉलम हमें शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें व्यू मेनू का चुनाव करना होता है, व्यू मेनू पर जाना होता है। फिलहाल आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ क्लास सभी को पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा करेंगे और आप सभी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfirstd@gmail.com पर। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, CCCbyfirstd से आपको सर्च करना है, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन हमें व्हाट्सअप करके भी सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और आप सभी हमारी वेबसाइट www.CCCbyfirstd.com पर जरूर विजिट करें, वहां पर आप सभी के लिए ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जहां से अपनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।